बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार नज़ीम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। आपको याद होगा कि माजी में नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाजी की वजह से उनको बाहर जाने का मौका दिया गया, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और ये बात उस टाइम पे अदालत के कहने पे हुई। अभी भी अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको रोक दिया। ये बात वाज़े रहे कि इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया और उसके बाद उनकी लंदन से मुख्तलिफ तस्वीर आती थी, कभी चहलकदमी करते हुए, कभी कुछ खाते पीते हुए, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये बात कही जाती रही, ये स्टैंस लिया जाता रहा कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो शायद एक होक्स था, शायद एक हाइप थी। जितने बीमार वो नहीं थे उतना बीमार उनको जाहिर किया गया। हालांकि हुकूमत ने अपना बोर्ड खुद बिठाया था, खुद ये डिसाइड किया था कि उनको बाहर भेजने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन दूध का जलाद छाछ भी फूक फूक के पीता है, और अब की बार शहबाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने देने की वजह यह भी हो सकती है कि माजी में हुकूमत पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ दुरुस्त नहीं रहा। और उसके बाद फिर यकीनन नवाज शरीफ साहब की जो गारंटी दी हुई है, जो गारंटर हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब भी चले गए तो क्या किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकेगा या नहीं लाया जा सकेगा, ये एक अहम सवाल से बात करेंगे। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन पे इजराइली बर्बरियत और जारहियत जारी है, बमबारी की जा रही है, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर, मासूम मुसलमानों के ऊपर। बच्चे तकरीबन 13 के करीब शहीद हो चुके हैं। इस वक्त हज़ारों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं और हस्पताल भरते चले जा रहे हैं। एक ऐसे मौके पे जहाँ रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आखिरी कुछ रोज़े चल रहे हैं और उसके साथ साथ कोरोना वायरस का भी पूरी दुनिया में राज है। इज़राइल की ये जालिम जो हरकत हैं, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी मना क्यों नहीं कर रही? एक तरफ पोप ने, जो क्रिश्चियनिटी के पोप है, उन्होंने कहा कि जी वायलेंस को ख़त्म किया जाए, दिस वायलेंस शुड बी स्टॉप्ड। दूसरी तरफ अमेरिका डी एस्केलेशन की बात कर रहा है, तीसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड डी एस्केलेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ डी एस्केलेशन हो कैसे सकती है जब एक इतनी ताकतवर फोर्स का मुकाबला एक छोटे और बहुत कम पॉपुलेशन से है, जो कि रिटेलिएट भी नहीं कर सकती। और ऊपर से जहाँ इबादत गाहों की बेहुरमती होना शुरू हो जाए, वहाँ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की बातें करने वाले और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अलम बरदार गए तो गए किधर? इस हवाले से भी बात करेंगे, फ़लस्तीन के हवाले से भी। लेकिन फिलहाल ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको मेहमानों का तारुफ भी करवा दूं। हमारे साथ PMLN के रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन अली परवेज़ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ कमल शौज़म मौजूद हैं, जो कि PTI की रहनुमा है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं और इसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियन भी। बहुत शुक्रिया कमल, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, पहले अली से बात करेंगे, उसके बाद फिर कमल से बात करेंगे और आखिर में फ़लस्तीन के मामले की ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अली, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली। अली, ये बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, जमानत इस बात की कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। अब शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाना चाह रहे हैं, तो फिर अब इनकी जमानत कौन लेगा? पहले शहबाज शरीफ साहब की जमानत काम नहीं कर रही थी। बहुत शुक्रिया अनीका, आपने जो सवाल किया कि जी शहबाज शरीफ साहब जो एक गारंटर थे मियां साहब के बाहर जाने के अंदर, अब वो खुद बाहर जाना चाहते हैं। मैं उससे पहले सिर्फ आपसे 1 मिनट चाहता हूं कि जो मेरे लिए जो ज्यादा बड़ा आज इशू या ज्यादा तकलीफ दे चीज है ना, वो ये है कि जब हम अपनी टीवी की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ वहां पे क्या हो रहा है, और उसके बाद 1 साल हो गया कश्मीर के अंदर क्या होता आ रहा है, और हमने जिन्होंने कश्मीर का सफीर बना था आज तक उनकी तरजीहात क्या हैं? मुझे आप बताएं, क्या ये आज हम हक बजानिब नहीं है पूछने में कि वजीर आजम साहब आप OIC के सरबराह से मिलके आ रहे हैं, आज आप वापस आए हैं, आप कौम को इकट्ठा करने के बजाय या एक आप डायरेक्शन देने के बजाय आप यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो ये है कि मैं शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दूंगा। आपकी जो यहाँ पे प्रायोरिटी है वो ये है कि जी मैं 20 साल पुराना नहीं 30 साल पुरानी रेफरेंस दोबारा खोलूंगा, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्वाश हो गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्वाश हो गया हुआ है। मैंने अपने किस मुखालिफ के ऊपर हीरोइन डाल के जुबान बंदी करनी है? सो दैट इज द रियल ट्रेजेडी अनीका। अब जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बाहर जाने की बात
बात है, देखें उनके ऊपर आपने चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं, उन चार्जेस को वो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो उनको ट्रैवल करने की परमिशन मिली है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा उन 3 जजेस का जो फैसला है वो काइंडली डिटेल के साथ पढ़ लें। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट जिसके अंदर किकबैक शहबाज शरीफ साहब के साथ एसोसिएटेड है। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे अगर आपका कोई इल्जाम है कि आपने किसी से पार्टी के फंड्स लिए हैं तो इट इज अ बायलैटरल डिस्प्यूट, उसके साथ हमारा कोई मामला नहीं है। और वहां पे उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि आपकी जो पास्ट कॉन्डक्ट को देख के हम परमिशन देते हैं आपको कि आप वन टाइम जाके ट्रैवल करें और अपनी मेडिकल कंडीशन, क्योंकि आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं, आपने इस कौम की बहुत खिदमत की है, उसको जाके अटेंड करके वापस आए। तो ये कोर्ट की विजडम थी, कोर्ट की दानिश थी। और उसके बाद जो आज की हुकूमत का छोटापन और कम ज़र्फ है उसकी तरफ मैंने आपसे पहले इशारा कर दिया। तो अनफॉर्चुनेट, और ये जो बार बार आपको गारंटी की बात करते हैं ना अनीका, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उस गारंटी को अपनी स्क्रीन के सामने चला के तो दिखाएं। उसमें टाइम भी लिखा है और साथ ये भी लिखा है और व्हेन द डॉक्टर्स से दैट ही इज फिट टू ट्रैवल बैक, तो उनके डॉक्टर्स अगर ये समझते हैं कि गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं या अपनी रिपोर्ट्स जमा नहीं करा रहे, उसके अंदर एक प्रोसेस लिखा है कि हाई कमीशन से जाके ये अपनी तसल्ली करें और उसके बाद मियां साहब के खिलाफ जो कानून के तहत प्रोसीड कर सकते हैं जरूर करें। अगर खुद नालायक हो, खुद आप नकट्ठू हो और आप उसका इल्जाम किसी और के ऊपर लगाएं, किसी और की फ्री मूवमेंट को आप इंपेयर करना चाहें, तो ये किसी भी आईनी, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अली, आपने ये फरमाया और बिल्कुल बजा फरमाया, स्क्रीन पर भी चल रही है अभी वो गारंटी जो शहबाज शरीफ साहब की लिखाई के अंदर लिखी हुई थी कि जब नवाज शरीफ साहब सही होंगे या फिर अस्पताल वाले या डॉक्टर हजरात जो हैं वो अलाउ करेंगे। आज फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है वो मैं आपको सुना देती हूँ, वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो अली, आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जब तबीयत ठीक होगी तब वो आएंगे। अब तो तबीयत की खराबी के ऊपर भी हुकूमत को शिकायत है कि पता नहीं थी या नहीं है, डाउट है बहुत बड़ा। तो कंसिडरिंग दैट हुकूमत तो ये वाला मौक़िफ़ नहीं मान रही कि तबीयत ख़राब है। स्पेशली आज शाह महमूद कुरैशी साहब की बात तो आपने सुनी ली, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ भी अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, नवाज शरीफ भी चल फिर रहे हैं, कोई इमरजेंसी की बात नहीं। अच्छा अनीका, अब ये फॉरेन मिनिस्टर साहब वही है ना जिनके ऊपर आज एजाज सैयद साहब के एक वीलॉग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनको ऑन बोर्ड लिया गया था कि आर्टिकल 370 को हम रिवोक करने जा रहे हैं। ये वही है ना जिन्होंने आपके चैनल्स के ऊपर आके कहा कि 370 जो है इंडिया का एक इंटरनल मामला है। तो चलें, ये तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना फॉरेन रिलेशंस के अंदर जो अपनी ओपिनियन रखते हैं वो अपनी जगह पर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप मुझे बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किसकी कस्टडी के अंदर थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे और इनके रात के आखिरी पहर इनके हाथ पैर जब फूले थे तो इन्होंने उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल पे उनको शिफ्ट किया था। वहां पे इन्होंने सरकारी डॉक्टरों के ऊपर मबनी एक बोर्ड बनाया। उसके बाद डॉक्टर शमसी साहब को कराची से लेके आए जिन्होंने उनको फिजिकली एग्जामिन किया, जिन्होंने बेपनाह चैनल्स पे आके कहा कि ही हैड अ 5% चांस ऑफ सर्वाइवल। उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा भी यहीं के ऊपर हैं, आपका जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है जिसको इन्होंने प्रमोट करके आज हमारा हेल्थ मिनिस्टर बना दिया हुआ है। ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर एक बंदा इनकी कस्टडी में होके इनको बेवकूफ बना गया है तो फिर तो अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे ना। पर अनीका, घूम घुमा के बात ये है कि अंग्रेजी का एक लफ्ज है जिसको आप ग्रेस कहते हैं, जिसको ज़र्फ आप कहते हैं। आला ज़र्फी अगर किसी बंदे के अंदर छू के भी ना गई और उसको इतने बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं तो उसके बाद उसका नतीजा यही निकलता है कि आप लोगों की जाती तकलीफ के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों की जाती जो बीमारी हैं उनके ऊपर सियासत करते हैं। आप एक दिन फॉरेन ऑफिस को बुरा कहते हैं, अगले दिन कहते हैं नहीं फॉरेन ऑफिस तो बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए कि ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये शाह महमूद कुरैशी का मामला नहीं है, ये उस वजीर आज़म के ओहदे और ये उस फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे का तकद्दस है कि जी उसके बारे में अपने आप को रिस्पॉन्सिबली, रीजनेबली एंड इन ग्रेस कंडक्ट करें। पर क्या करें, हम जहां पे आ गए हैं अब अल्लाह ही हमारे पे रहम करे। अच्छा अली, अब डिमांड जो नैब की है वो काबीना के पास चली गई कि जी नहीं जाने देना शहबाज शरीफ साहब को। दैट इज समथिंग दैट नैब एंड गवर्नमेंट आर ऑन बोर्ड। अब शहबाज शरीफ साहब के पास अगली ऑप्शंस क्या हैं, या वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, क्या करेंगे इस तमाम सिचुएशन के अगेंस्ट?
देखें, पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूं, उनको जो ट्रैवल टू आपको परमिशन टू ट्रैवल मिली थी, उस वक्त उनका नाम ब्लैक लिस्ट के ऊपर या इन्होंने जो एक नई लिस्ट प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट बनाई है उसके ऊपर डाल के रखा हुआ था, इनका नाम ईसीएल के ऊपर नहीं था। सबसे पहले मैं तो यही अपील करूंगा अपनी पार्टी की लीगल टीम के साथ कि वहां पे एफआईए के हजरात कोर्ट के अंदर मौजूद थे, दिन को ये फैसला कम्युनिकेट किया गया था, जिन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, सबसे पहले तो हमें उनके खिलाफ मूव करना चाहिए। और उसके बाद अगर ये ईसीएल पे जाना चाहते हैं, ईसीएल मूव करना चाहते हैं, अगर ये अपील करना चाहते हैं उस बेल के फैसले के ऊपर, तो जरूर करें, एज लॉन्ग एज मैजेस्टी ऑफ द लॉ को मेंटेन करते हैं, हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, अपनी दिफा करने की कोशिश करेंगे, ये अपनी कमजरफी का मुजाहरा बार बार कर लें। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर ये केसेस इतने अच्छे थे, इतने टाइट थे, तो मुझे बताएं वो कहां गया साफ पानी का केस, वो कहां गया गंदा नाला, वो कहां गया आशियाना? आज 30-30 साल पुराने ये रेफरेंसेस क्यों खोलने को जा रहे हैं? डज दैट नॉट रिफ्लेक्ट कि इनके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन और कितनी डेस्परेशन है कि इस किस्म का काम कर रहे हैं? उसके बाद ये आपकी स्क्रीनों के ऊपर आके कहते हैं कि जजों ने जिन्होंने रिलीफ दी है उनकी ऑफशोर प्रॉपर्टियां निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब ये अब इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो ये जजों का तमस्खर उड़ाना शुरू कर देंगे, ये जजों का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो कोर्ट शुड ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, और उनको भी कंटेम्प्ट के अंदर अपने पास बुलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जाती फवायद के पीछे ये रिलीफ दिया है। राइट अली, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद बात करेंगे कंवल से, क्योंकि मैं किसी डिबेट में नहीं बल्कि एक्चुअल आंसर चाह रही हूँ, इसलिए हम अलग अलग बात करेंगे और उसके बाद फिर फलस्तीन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद कंवल शौजब से हम बात करेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली परवेज़ की कुछ गुफ्तगू तो कमल आपने सुनी, और अब ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ की तरफ भी आते हैं। कमल ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब का बाहर ना जाना और ना जाने देना अब ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के बाद कोई रिग्रेट है? क्या वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया था नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजकर या बाहर भेजने की इजाज़त देकर वो गलत है, और वही काम शहबाज शरीफ साहब के मामले में हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अनीका। बिल्कुल रिग्रेट है, इसलिए रिग्रेट है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा चोर, इतनी 50 रुपए के स्टैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो उनसे 7 बिलियन का इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा था, बहुत रहम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ हमारी हुकूमत के, उन्होंने पूरी अदालत, उसने तमाम इदारों की आंखों में धूल झोंकी। और कैसे झोंकी? क्योंकि जो मामला डॉक्टर्स बता रहे थे वो रिपोर्ट्स की बेसिस पे बता रहे थे, और रिपोर्ट्स जो है उनको फर्ज किया गया था, और वो बात बड़े आराम से शहबाज शरीफ साहब ने रिवील की। तो शहबाज शरीफ साहब को ना जाने देने का मामला कानूनी है। उन्होंने अदालत से बेल ली और अदालत ने उनको उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उसके बेस पे बेल दे दी, और उन्होंने कहा कि एक टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट में से उनका नाम निकाल देना चाहिए और उनको जाने देना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह वो इतने बड़े चोर हैं कि उनका नाम है, और जाहिर है उसके लिए भी उनको अदालती चाराजोई करने की जरूरत थी, जो कि आई थिंक उनको करनी चाहिए। और उसके बाद जब वो सारे मामला सीधे करने तो जरूर चले जाए। राइट अच्छा कमल, वैसे नवाज शरीफ साहब को भी तो आप लोगों की इजाज़त के साथ ही भेजा था ना। अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी सुबह कह रहे थे कि इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी उनकी बीमारी की, तो सारे डॉक्टर्स आपके थे, बोर्ड आपका था डॉक्टर्स वाला, फैसल सुल्तान साहब आपके थे, यास्मीन राशिद साहिबा आपकी थी। ये सब करने के बावजूद भी आज ये कहा जा रहा है कि जी उनकी बीमारी तो एक ड्रामा थी, या उनकी बीमारी तो जो थी वो एक हाइप थी। तो इस हाइप के अंदर हुकूमत का भी तो कहीं ना कहीं किरदार हुआ ना, कि अगर वो बाहर गए हैं आपकी इजाज़त के बगैर नहीं गए, उनको स्पेशल जहाज़ दिया गया, उनको बोर्ड के जरिए ये बताया गया कि उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हुकूमत अब अपने डिसीजन को ऑन क्यों नहीं कर रही है? वो ये क्यों कह रही है कि जी नहीं जी हमारे साथ धोखा हो गया, या जी हाइप क्रिएट की गई थी उनकी बीमारी की, नवाज शरीफ साहब की? देखिए जी, किसी ना किसी हद तक हुकूमत ने जाहिर है पार्टिसिपेट किया और उनकी जो हाइप क्रिएट हुई, और इसमें मैं समझती हूँ कि आप सबको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह दोपहर शाम प्लेटलेट्स इतनी गिर गए, उतने गिर गए, वो हुकूमती तर्जुमान तो आके बयान नहीं देते थे। मरियम औरंगज़ेब रो रो के बताती थी, मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट्स बताई जाती थी, एहसन इकबाल साहब जो रो रहे थे, राना सनाउल्लाह रो रहा था, ये सारे लोग जो आके, सबसे बढ़कर डॉक्टर अदनान जो बता रहे थे
कि अब हार्ट भी खत्म हो गया है, अब किडनीज खत्म हो गई हैं, अब प्लेटलेट्स 2000 रह गई हैं, तो ये सारे मामला कोई हुकूमती तर्जुमान तो आके नहीं बता रहे थे। और जो लेबोरेटरी से रिपोर्टें आई थी वो हुकूमत ने तो नहीं बनाई थी। जब लेबोरेटरी के टेक्नीशियंस को साथ मिलाया जाता है, और आपको पता है 30-35 साल उनकी हुकूमत पंजाब में रही है, जो ईंट खोले, जो पत्थर निकाले, वहां नीचे उनका बंदा लगाया हुआ मिलता है, तो ये उनके लिए तो आसान काम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो डिसीजन दिया था, उन्होंने लैब की रिपोर्ट्स देख के दिया था, और फैसल सुल्तान साहब पर्सनली खुद तो जाके नहीं मिले थे, उनके यहाँ उनके ब्याह पे बंदे मिलने गए थे और उनको भी रिपोर्ट्स पेश की गई थी। तो जेल से लेकर घर तक उनके जितने मामलात को फर्ज किया जा सकता था किया। जहां तक आपने कहा कि जहाज, तो वो जो वीआईपी जहाज आया था वो पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं उनको दिया था, वो कतर से आया था, और उन्होंने अपनी पुरानी जो लेन देन थी और जहां से खत भी आते रहे उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने ताल्लुकात और इन्वेस्टमेंट्स को, उस चीज को एक्सप्लॉइट किया। आगे आपने खुद देखा कि लंदन का के सिर्फ मज़ाफात में एंटर होता गया जहाज, और वो भले चंगे हो गए जो करीबुल मर्द थे। दूसरी बात, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज ये बात कहे कि हमें जमानत लिख के दी जाए कि अगर नवाज शरीफ की जान को कुछ हो गया तो इमरान खान जिम्मेदार है, तो मुझे ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ डायरेक्ट राब्ते में तो नहीं है, ना हमें इजराइल अलैहिस्सलाम से कोई श्योरिटी थी जो हम नवाज शरीफ की जान की जमानत, या अगले पल किसी और को क्या हो जाता है कि हुकूमत कैसे जमानत इस चीज की ले सकती है। और जो फर्स्ट लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स आई थी वो तो यही दिखा रही थी कि मोहतरम जो है वो आज या कल इजराइल अलैहिस्सलाम के मेहमान बनने वाले हैं। तो ठीक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक आंखों में धूल झोंकी गई, एक ड्रामा किया गया जिसमें मीडिया के फोरम को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झूठे तर्जुमानों ने सुबह दोपहर शाम उन्होंने वहां बैंड डाले, सुबह दोपहर शाम वहां वो रोते पिटते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक हाइप क्रिएट की कि जैसे वो फौत होने वाले हैं। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बेशक हुकूमत ने अदालत के कहने पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको जाने का मौका दिया और इलाज करने का मौका दिया, लेकिन आपने देखा कि वो भगोड़े यहाँ से जाने के बाद ना कोई इलाज हुआ, ना वो सारा मामलात हुए जो यहाँ बताए जा रहे थे, और अब वो वहां जाके सुकून से बैठे हुए। तो ऐसे मामलात में दूसरा भगोड़ा भी बनना चाह रहा है जो उन्हीं का ही ज़ामिन है, और वो यहाँ पे भी किसी झूठे ड्रामे के चक्कर में ही आया था कि यहाँ मैं आके अपनी सियासत चमका लूं या कुछ और करने के चक्कर में आए थे। तो जाहिर है यहाँ मामलात है, यहाँ कानून है, यहाँ अदालत है, ठीक है किसी ना किसी अदालत से इनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनसे जब तक वो क्लियर नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से उनको इतने आराम से मछली की तरह हाथों में से स्लिप होने दिया जाना चाहिए। राइट अच्छा कमल, पीएमएलएन अब ये क्वेश्चन कर रही है कि देखिए आपके पास कोई नया केस नहीं बचा रहा, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिसके ऊपर आप सवाल उठा सकें, तो सन 2000 का हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस उठाकर आप शहबाज शरीफ साहब को फंसाने की कोशिश करें। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज प्रोसिक्यूशन पे उठता है कि नैब केस बना देती है, प्रूव कुछ कर नहीं सकती, कुछ सालों बाद कोई रिहा हो जाता है और उसके बाद कहते हैं देखिए जी हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस किया गया है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस हवाले से कोई सोच विचार कर रही है कि हर बार केस करते हैं, हर बार रिहा हो जाते हैं, कोर्ट से इजाज़त मिलती है बाहर जाने की, आप लोग रोक देते हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी हो गया, वीक प्रोसिक्यूशन तो चल ही रही है नैब की तरफ से, तो मलबा तो सारा फिर हुकूमत की तरफ गिरता है ना? हुकूमत की तरफ बिल्कुल नहीं गिरता। आपने 2 सवाल किए, मैं दोनों का जवाब दे दूं। पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बता दूं, कोर्ट ने एक रिटन लेटर जो ऑर्डर दिया है जमानत, जो उन्होंने बहुत ही मजबूरी में, या मैं मजबूरी नहीं कहूंगी, बहुत जल्दी में उनको जमानत दी, और हर चीज को कहा कि इसको हम बाद में देखेंगे, तमाम केसेस को भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनको जाने दिया जाए। और जो भी हमारे मोहतरम जज साहब थे, क्योंकि अब उन्होंने जमानत दे दी है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक वक्त के लिए उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए और उनको जाने दिया जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं बनती कि जो FIA के एहलकारों ने उनको जाने से रोका या ऑफ बोर्ड किया, वहां पे सिर्फ इतना मेंशन करती चलूं कि प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में से उनका नाम नहीं गया। और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है नैब की, जिसके मुताबिक टीटी के जो केसेस हैं, बेतहाशा केसेस हैं, इनमें से किसी से भी वो बरी और जमा नहीं हुए हैं। मोहतरम सिर्फ जमानत पर रिहा हुए हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। सारे केस उसी तरह उनके ऊपर मौजूद है। और 22 पैराग्राफ है, जज साहब जो असजद साहब हैं, जिन्होंने 2 जजेस ने जो डाइसेंटिंग नोट लिखे थे, उसमें 22 पैराग्राफ्स लिखे गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की होशरुबा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के बयान दिए, जिनमें उनकी वाइफ
नुसरत साहिबा का अकाउंट जिसमें डायरेक्ट टीटीज आती हैं, उसको किस तरह लोगों को दिया जाता है, कैसे उससे चीजें खरीदी जाती हैं। कभी एक बेगम के अकाउंट से लेके दूसरी बेगम को घर लेके दे दिए जाते हैं, एक बेगम के अकाउंट से BMW खरीद ली जाती है, उसी बेगम के अकाउंट से फिर किसी और को कोई गिफ्ट चला जाता है, और इन्हीं टीटीज के पैसों से जो कंपनीज खड़ी की जाती है जिसमें दूध, पोल्ट्री और पाकिस्तान का हर बिजनेस जो है वो इस शरीफ खानदान ने किया हुआ है, वो यही टीटीज की जो पैसे हैं इसको सीड मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन टीटीज के बारे में पूछा जाए तो पता चलता है कि किसी पापड़ वाले ने डाले, वो पापड़ वाले वादा माफ गवाह बन गए कि जी हमें तो पता ही नहीं, या कुछ ऐसे लोगों ने डाले जो इस दुनिया में ही नहीं है लेकिन वफात के बाद भी वो इनको पैसे भेज रहे हैं। तो इतने ओपन एंड शट केसेस हैं। मैं समझती हूँ कि हमारा जो अदालती निजाम है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कि क्यों इस तरह के ओपन एंड शट केसेस को कंक्लूजन नहीं मिलती, और क्यों इस तरीके के मुजरिमों को बड़े जल्दी और बड़ी स्पेशल तरीके से जमानतें मिल जाती हैं। तो ये पाकिस्तान को फिर डिवाइड कर देता है, एक नहीं दो पाकिस्तान में, जहां अमीर के लिए और ताकतवर के लिए या साहिब हैसियत के लिए फर्क किस्म का कानून और रवैये होते हैं, और जहां गरीब हो और दूसरे हो जिन्होंने कोई साइकिल चोरी की हो मजबूरी के आलम में, या किसी की कोई मुर्गी चोरी की हो या कोई और छोटी चोरी की हो, तो उनके लिए फर्क निजाम अदल है। तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब मैं यही दे सकती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ना इनके कोई केसेस खत्म हुए, केसेस अपनी जगह मौजूद है, जमानत मिल गई है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मेरे समेत बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। तो उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह अपने जो अपना पार्लियामेंट का जो फोरम है उससे जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ भी हमें जाने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि दो नहीं एक पाकिस्तान हो और कानून जो है वो अंधा ही हो, उसके सामने ताकतवर आए या कमजोर आए वो उसका फैसला एक ही होना चाहिए। राइट कमल, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जरा फलस्तीन के मामले को भी डिस्कस करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करेंगे हम इजराइल के बिहेवियर के हवाले से। सारी खिलाफ वर्जियाँ, सारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ इजराइल कर रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। अली, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। फर्स्टली, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इजराइल के मामले पर इस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट तो आई, वज़ीर आज़म साहब अभी सऊदी अरब से भी होकर आए हैं, उनकी तरफ से आज ट्वीट भी की गई है, इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, बट व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? देखिए अनीका, सबसे पहले तो जो आपने फ़लस्तीन के अंदर जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है, यकीन माने खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। और मैंने पहले सेगमेंट के अंदर भी ये बात की, और वहाँ पे जो बच्चों के साथ हो रहा है, बल्कि आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के जो अपने जनाजों के पीछे रोते हुए बाप को सिसकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको देख के भी अगर हम हमारे हुक्मरानों का या इस्लामिक उम्मा का अगर दिल नहीं बहलता कि जी कि उन्होंने कुछ करना है इस ज्यादती के खिलाफ, तो अल्लाह ही हमारे पे रहम करे। गुजारिश इस तरह से है कि जो फ़लस्तीन का मामला है और पाकिस्तान उसके अंदर क्या रोल अदा कर सकता है, उसके अंदर 3-4 डायमेंशंस हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। पर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह हमने कश्मीर ट्विटर के ऊपर आज़ाद कराना था, अब हम फ़लस्तीन के ऊपर ट्वीट करने से ये मामला आगे चलने चाहिए। हमें ये ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब आज OIC के सरबराह से या 2-3 दिन पहले मिल के वापस आए हैं, क्या इन्होंने इशू वहां पे ये एजिटेट किया और उसके बाद क्या रिस्पांस मिली? सबसे पहले तो ये कौम को आगाह करें ताकि हम एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बना सकें। अब जो स्ट्रेटजी बनेगी अनीका, मेरी नजर के अंदर, आई एम नो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, पर मेरे दिल में एक मुसलमान दिल बसता है और मुझे तकलीफ है जो वहां पे मैं देखता हूं। देखिए इसमें 3-4 डायमेंशंस हैं। एक तो आपकी वहां पे खुल्लम खुला ह्यूमन राइट्स की अब्यूज हो रही है, तो उस चीज के लिए आपके पास यूरोप के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर एक पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि आप वहां पे एजिटेट करें ताकि दुनिया को आप ये स्पॉटलाइट और ये बावर करवा सकें कि किस तरह से इजराइल वहां पे बर्बरियत और जुल्म वहां पे लोगों के ऊपर, नहत्ते लोगों के ऊपर जो पत्थर लेके अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर ढा रहा है। तो एक इसका ह्यूमन राइट वाला एंगल है। दूसरी साइड के ऊपर आपके पास जो आपके पास फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, अरब लीग मौजूद है, OIC मौजूद है, वहां पे आपने किस तरह से
एजिटेट करना है और आपने किस तरह से खुद मूवमेंट करनी है। सिर्फ ट्विटर के ऊपर या उनको टैग कर देने से नहीं होगा, आप जाके फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ इंगेज करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल। आप एनवॉइस बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, उनके पास जाके प्रेशर एक्सर्ट करें ताकि सब आप इकट्ठे होके इस मामले को आगे लेके चल सकें। एक और डायमेंशन जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपके मुस्लिम उम्मा के अंदर 3-4 ममालिक हैं जिन्होंने इजराइल को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है। उसके अंदर यूएई के साथ आपका करीबी ताल्लुक है, उसके बाद सूडान है, बहरीन है और बाकी के ममालिक हैं। आप उनके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करें या मुस्लिम उम्मा ये प्रेशर एक्सर्ट करे कि जो ये रिकॉग्निशन या जो ये उनको आपने एक्नॉलेजमेंट दी है दुनिया के अंदर, आप उनको कहें कि इसको रिविजिट करें जब तक ये फौरन इमीडिएट सीजफायर नहीं होता, क्योंकि इस तरह से मुसलमानों के दिल छन्नी हो रहे हैं। इसके अलावा आपका जो अमेरिका है जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और बाकी सारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का चैंपियन बनता है, उसने बेपनाह जगह के ऊपर जाके ये लाइन लेने की कोशिश की है कि इजराइल इज ट्राइंग टू डिफेंड इटसेल्फ, एंड क्योंकि वो डिफेंड कर रहा है इसलिए आप उसको एक तरह से आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो उनको जाके सबसे पहले तो ये बावर कराने की जरूरत है कि ये मामला जब शुरू हुआ है वहां पे तरावियों के लिए मुसलमान जब मस्जिद अल-अक्सा के अंदर आए हैं, वहां पे आपने उनको फोर्सफुली एविक्ट जब किया है उसके बाद रिएक्ट किया है, और वहां पे जो आप दूसरी साइड से रिस्पांस देख रहे हैं वो पत्थरों का है और वो लोग अपना गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस तरह से दिखा रहे हैं लोगों के आगे। आप उसके ऊपर एयर रेड्स और मिसाइल फायर और रॉकेट्स नहीं मार सकते। तो एक उसके अंदर अमेरिका को भी कि वो कैलिब्रेट कराए और ये सीज फायर इमीडिएटली कराए। ये वो 4-5 डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर फॉरेन मिनिस्टर साहब को, जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर या उनकी गारंटी के ऊपर तो फॉरेन स्टेटमेंट्स देने को तैयार हैं। इंडिया के जो 370 के ऊपर आज तक सोए हुए थे, अब फलस्तीन के ऊपर उन्होंने क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स किए, इस चीज के ऊपर उनको काम करने की जरूरत है। एंड पॉलिटिकल ओनरशिप को लास्ट बट नॉट लीस्ट अनीका, अपने मुल्क के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है खत्म करें, पोलराइजेशन खत्म करें, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लें। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब के जाती ताल्लुकात हैं, लोग उनको ओन करते हैं। आपने जाके देखा है आज वजीर आजम से ज्यादा प्रेफर वो करते हैं चाइनीज एम्बेसडर, यूके एम्बेसडर के वो